ना तो ऊपर जा पाएगी ना ही इससे कम रह पाएगी। तो जो निम्न 3 शर्तों के, अब यहाँ वापस अपन आते हैं जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित 3 शर्तों से ब्याज की संतुलन दर का निर्धारण होता है। पहली शर्त, पूंजी या बचत की आपूर्ति ब्याज दर से बढ़ती हुई फलन होती है। तो ये जो एस एस वक्र है, जिसको हम एस एस वक्र या पूंजी का आपूर्ति फलन कह रहे हैं, ये कहा जाता है कि ब्याज की दर का बढ़ता फलन है। यानी कि जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ेगी पूंजी की आपूर्ति बढ़ेगी, पूंजी की आपूर्ति बढ़ेगी, और जैसे जैसे ब्याज दर कम होगी पूंजी की आपूर्ति कम होगी। यानी कि धनात्मक ढाला वाला एस एस वक्र यहाँ पे होगा। एज इज फंक्शन ऑफ आई, यानी कि जो बचत है वो किसका फलन है, ब्याज की दर का। और डी एस अपॉन डी आई ग्रेटर देन 0। तो डी एस अपॉन डी आई का मतलब ये है कि जो आपकी बचत में दर आई में परिवर्तन पर बचत में परिवर्तन की दर है वो धनात्मक है। यानी कि एस एस और आई के बीच में जो संबंध है, यानी कि बचत और ब्याज की दर में संबंध है, वो धनात्मक ढाल वाला है। दूसरा है, पूंजी या निवेश की मांग बचत ब्याज दर की घटती हुई फलन है। यानी कि पूंजी या निवेश मांग जो वक्र है, पूंजी मांग या निवेश वक्र जो है वो ऋणात्मक ढाल वाला है। आई इज ए फंक्शन ऑफ आई। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फंक्शन है इंटरेस्ट रेट का, और डी आई अपॉन डी आई जो है वो बता रहा है कि वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। तो इसका जो आई वक्र का ढाल है वो ऋणात्मक ढाल है। और जो संतुलन होगा पूंजी की आपूर्ति पूंजी के मांग के बराबर होने पर होगा, जहाँ पे हमारा एस जो है वो आई के बराबर होगा। एस यहाँ सेविंग को बता रहा है, आई इन्वेस्टमेंट या बचत को बता रहा है, और जो स्मॉल आई है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर को बता रहा है। तो जो संतुलन होगा वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे ब्याज की जो आपका एस एस वक्र है वो आई आई वक्र को काटेगा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। चित्र 1 में आई आई वक्र पूंजी के लिए मांग वक्र, बिंदु ई पर एस एस वक्र पूंजी की आपूर्ति वक्र को काटता है। ब्याज की संतुलन दर ओ आई निर्धारित होती है और इस पर मांग की गई और आपूर्ति की गई पूंजी की मात्रा ओ एम है, यानी दोनों बराबर हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में ब्याज की समान दर ओ आई पर बचत और निवेश बराबर होते हैं ओ एम के। संतुलन ब्याज दर ओ आई से कोई भी विचलन अस्थिर होगा, अस्थायी होगा। यानी कि ब्याज की दर जो है ओ आई से ना तो ऊपर जा सकती है ना ही कम जा सकती है, जैसा अपन ने अभी डिस्कस किया था चित्र में। यदि किसी समय मान लीजिए ब्याज की दर ओ आई डैश तक बढ़ जाती है, यानी कि ब्याज की दर ओ आई से ऊपर ओ आई डैश पर चली जाती है, जो कि आप यहाँ देखेंगे ओ आई से ऊपर की तरफ आई डैश ब्याज की दर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो मांग है वो डी डी के हिसाब से मांग कम है और एस के हिसाब से आपूर्ति ज़्यादा है। तो पूंजी की आपूर्ति क्या होगी, पूंजी की मांग से अधिक, यानी कि आई एस डैश से आई डी तक हो जाती है। और पूंजी की आपूर्ति की इस अतिरिक्तता या पूंजी की आपूर्ति अधिक है, मांग कम है, इस वजह से क्या होगी, ब्याज की दर अपने वापस गिर करके ओ आई तक चली जाएगी। इसी प्रकार यदि ब्याज की दर ओ आई डैश पर गिर जाती है, यानी कि ब्याज की दर आई से नीचे की तरफ ओ आई डबल डैश तक आ जाती है, तो पूंजी की मांग पूंजी की आपूर्ति से अधिक हो जाएगी। तो मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम हो जाएगी, तो पूंजी की इस अतिरिक्त मांग के चलते हुए परिणाम स्वरूप ब्याज की दर अपने संतुलन स्तर ओ आई तक वापस बढ़ जाएगी, यानी कि नीचे है तो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो ये है इस सिद्धांत के द्वारा ब्याज की दर का निर्धारण। अब देख लेते हैं कि ब्याज का जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसकी कुछ खास बातें या खास विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला है, तो हम देख रहे हैं ब्याज के जो शास्त्रीय सिद्धांत है उसकी खास बातें क्या हैं, क्या क्या खास विशेषताएं हैं। कैपिटल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज का पूंजीवादी सिद्धांत है। तो ये पहला इसकी विशेषता है कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है ब्याज को पूंजी के उपयोग के पुरस्कार के रूप में इसमें परिभाषित किया गया है कि पूंजी में उत्पादकता होती है और ब्याज की दर जो है पूंजी की मांग और आपूर्ति की शक्तियों से निर्धारित यहाँ पे होती है। ब्याज की दर पूंजी की आपूर्ति एक धनात्मक फलन है और पूंजी का मांग एक ऋणात्मक फलन है। तो जो पूंजी की आपूर्ति है, हमने देखा जो आपका सप्लाई वक्र है, एस एस वक्र है, वो धनात्मक ढाल वाला था, जबकि जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल वाला था, आई आई एस जो आपका आई आई वक्र के रूप में। दूसरा है रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या वास्तविक सिद्धांत है ब्याज का। शास्त्रीय सिद्धांत ब्याज की वास्तविक दर से संबंधित है जो शुद्ध रूप से बचत और निवेश के वास्तविक कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे जो ब्याज की दर है वो वास्तविक ब्याज की दर है और यहाँ पे जो वास्तविक ब्याज दर है वो पूंजी की मांग और पूंजी की आपूर्ति यानी कि बचत और निवेश के वास्तविक कारकों द्वारा निर्धारित होती है।
ब्याज की वास्तविक दर की अवधारणा को मौद्रिक या बाजार ब्याज दर में से मुद्रास्फीति की प्रत्याशित दर को घटाकर प्राप्त दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो हम ज्ञात करते हैं ब्याज की दर, वो शुद्ध ब्याज दर है, यानी कि वास्तविक ब्याज दर है जिसमें से मुद्रास्फीति की दर घटाई हुई होती है। यदि ये मान लिया जाता है कि जैसा शास्त्रीय सिद्धांत में मान्यता लिया गया है कि मूल्य स्तर स्थिर होता है, यानी कि मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो मुद्रास्फीति की दर शून्य हो जाएगी। और ये अब जो है, जो मौद्रिक ब्याज की दर है और वास्तविक ब्याज दर दोनों बराबर हो जाएंगी। तीसरी विशेषता है फ्लो थ्योरी या प्रवाह सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को प्रवाह चरों के संदर्भ में बताया गया है, व्याख्या किया गया है। कुल बचत और कुल निवेश जो है प्रति समय इकाई वाले प्रवाह चर के रूप में माने जाते हैं कि एक वर्ष के अंदर कितनी बचत हुई, कितनी निवेश किया गया। तो ये दोनों हैं वो प्रवाह चर हैं जो निश्चित समयावधि से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में बचत की आपूर्ति को पूंजी बाजार में धन का अंतर प्रवाह माना जाता है, यानी कि कितना पूंजी बाजार में कितना पैसा आया उसको कहेंगे बचत के रूप में। अपन आपूर्ति जो है बचत की वो पूंजी बाजार में आए हुए पैसे के रूप में, और निवेश की मांग को पूंजी बाजार से धन के बहिर्प्रवाह के रूप में जाना जाता है कि पूंजी बाजार में से कितना पैसा बाहर गया, कितने लोगों ने वहाँ से उधार लेकर के निवेश किया। पूंजी बाजार के संतुलन हेतु बचत और निवेश के प्रवाह के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। तो पूंजी बाजार जो है वो संतुलन में कैसे आएगा, जबकि पूंजी का आगमन और पूंजी का बहिर्गमन दोनों बराबर हो जाएं। एक है इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म, यानी कि संतुलनकारी प्रणाली है ये। शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर बचत और निवेश के बीच संतुलनकारी बल होती है, यानी कि बचत और निवेश को बराबर करने का काम कौन करता है, ब्याज की दर करती है। जब भी बचत और निवेश के बीच में असमानता आती है, असंतुलन होता है, तो ब्याज की दरों में बदलाव के माध्यम से संतुलन वापस बहाल कर दिया जाता है। यदि किसी समय बचत निवेश से अधिक हो जाती है, बचत ज़्यादा हो जाएगी तो निवेश की मात्रा से, तो उस टाइम में ब्याज की दर नीचे गिरेगी और बचत और निवेश के बीच में वापस संतुलन या समानता आ जाएगी। दूसरी ओर यदि निवेश की मांग जो है बचत से अधिक होती है तो ब्याज की दर बढ़ जाती है, और ब्याज की दर बढ़ने की वजह से बचत और निवेश के बीच में वापस समानता या संतुलन हो जाता है। तो इस तरह से ब्याज की दर में परिवर्तन के माध्यम से बचत और निवेश के बीच में जो असंतुलन होता है उसको दूर किया जाता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या धनात्मक ब्याज की दर। तो ब्याज का शास्त्रीय सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विशेषता ये मानता है कि यह धनात्मक वास्तविक ब्याज दर को स्वीकार करता है कि ब्याज की दर जो है वास्तविक रूप से वो 0 से ऊपर होनी चाहिए। यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से आवश्यक मानता है कि ब्याज की धनात्मक वास्तविक दर पर पूंजी की मांग और आपूर्ति वक्र प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी कि जहाँ पे भी निवेश और बचत वक्र आपस में काटेंगे या पूंजी की मांग और आपूर्ति वक्र आपस में काटेंगे तो वो निश्चित रूप से एक धनात्मक ब्याज की दर का स्तर होगा। यदि उदाहरण के लिए दो वक्र ब्याज की धनात्मक दर, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है, पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है, तो शून्य ब्याज दर पर पूंजी की आपूर्ति अधिक हो जाएगी उसकी मांग से, या उसकी अतिरिक्त आपूर्ति होगी। यह सामान्य प्रचुरता की स्थिति है, जिसका अर्थ है कि पूर्ण रोजगार के साथ संतुलन असंगत हो जाएगा। तो ये जो चित्र है आप देखेंगे, इसमें जो चित्र है वो डिलीट हो गया है, पर कुल मिला के ये है कि जब ब्याज की दर जो है आपकी पॉजिटिव ब्याज की दर पर दोनों वक्र एक दूसरे को काट ही नहीं रहे होते हैं, तो उस केस में जीरो ब्याज की दर पर भी अतिरिक्त मात्रा में पूंजी की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट है अब इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या हैं, शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचनाएं। तो पहली आलोचना इंटरेस्ट नॉट ए रिवार्ड फॉर सेविंग, यानी कि ब्याज जो है वो बचत के लिए पुरस्कार नहीं मानते हैं। जो आलोचक हैं अलग अलग, वो कहते हैं कि ब्याज जो है बचत का पुरस्कार नहीं है। इस सिद्धांत का खास आलोचक थे, प्रमुख आलोचक J.M. कीन्स थे, जिन्होंने बाद में अपना खुद का सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि कीन्स ने शास्त्रीय दृष्टिकोण की ब्याज बचत या पूंजी के लिए पुरस्कार है कि निम्न आधारों पर आलोचना की है। वो कहते हैं, कीन्स कहता है कि एक व्यक्ति मुद्रा उधार देकर ब्याज प्राप्त कर सकता है जिसे उसने नहीं बचाया हो सकता है, लेकिन वह उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली हो। तो वो कहते हैं कीन्स की ऐसी मुद्रा भी लोगों के पास होती है जो उसने खुद नहीं कमाई है, ना ही उसने कोई उपभोग में कटौती करी है, बल्कि वो पैसा उसको उसके पूर्वजों से विरासत में मिला है। तो इस पैसे को उधार दे करके भी ब्याज कमा सकता है, इसके लिए उसने कोई त्याग या बलिदान नहीं किया है।
दूसरा, यदि कोई व्यक्ति अपनी बचत को नकदी के रूप में जमा करता है तो उसे कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो ये भी है कि भाई बचत तो कर रहा है लेकिन वो उसको किसी को दे नहीं रहा है, अपने पास ही नगद रूप में रख ले रहा है, तो उसको कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसका मतलब बचत का पुरस्कार नहीं है ब्याज। बचत न केवल ब्याज की दर बल्कि आय के स्तर पर भी निर्भर करती है, इसलिए ब्याज जो है बचत के लिए कोई पुरस्कार नहीं हो सकती है। इसने एक और चीज़ कही कि जो बचत है वो ब्याज की दर से ज़्यादा निर्भर किस पर करती है कि आय कितनी है लोगों की। अगर किसी व्यक्ति की आय बहुत ही कम होगी तो वो कोई बचत नहीं कर पाएगा, चाहे से ब्याज की दर कम हो या ज़्यादा हो। और जिसकी आय ज़्यादा होगी तो वो कम ब्याज की दर पर भी ज़्यादा बचत कर पाएगा। तो इसका मतलब ब्याज जो है वो बचत करने का पुरस्कार नहीं हो सकता है। और केन्स ने ब्याज को एक मौद्रिक घटना के रूप में माना है, यानी कि ब्याज जो है वो मौद्रिक घटना है जिसका निर्धारण मुद्रिक तत्वों से ही होता है, न कि वास्तविक तत्वों से, जैसा कि क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते थे। तो बचत के लिए उन्होंने कहा है कि जो ब्याज है वो नगद या तरलता का त्याग का पुरस्कार है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने पास नगद रख सकता है लेकिन उस नगद को वो अपने पास नहीं रख करके दूसरे को दे रहा है और उस नगद या तरलता को वो त्याग कर रहा है, तो इसके बदले में उसको जो इनाम मिल रहा है, जो पैसा मिल रहा है, वो ब्याज कहलाता है। दूसरी चीज़ आलोचना के रूप में कहते हैं कि बचत और निवेश ब्याज लोचदार नहीं है। तो बचत और निवेश जो है वो ब्याज लोचदार माना है। क्लासिकल अर्थशास्त्री या शास्त्रीय सिद्धांत मानता है कि बचत और निवेश जो हैं वो ब्याज लोचदार हैं, अर्थात ब्याज की दर में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। जैसे ही ब्याज की दर में परिवर्तन होगा बचत की मात्रा में भी बदलाव आएगा और निवेश की मात्रा में भी बदलाव आ जाएगा। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है। वास्तव में निवेश विशेष रूप से अवसाद की अवधि के दौरान, जो मंदी की स्थितियाँ होती है अर्थव्यवस्थाओं में, उस दौरान निवेश जो होता है वो ब्याज की दर से निर्भर नहीं करता है बल्कि पूंजी की सीमांत दक्षता और भविष्य के बारे में लाभ की अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। यानी कि जब मंदी की स्थितियाँ होती है तो ब्याज की दरें बहुत कम हो जाती है और ब्याज की न्यून दरों पर भी निवेश नहीं हो रहा होता है। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि उस टाइम में पूंजी की सीमांत दक्षता जो है, यानी कि पूंजी से जो उत्पादन होने की संभावना है, जो लाभ कमाने की जो संभावना है या भविष्य में जो लाभ होने की संभावना है बिजनेसमैन को, वो कमज़ोर हो जाती है। उनको लगता है कि भविष्य में और ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब होने वाली है, अभी पैसा लगाएंगे तो बिजनेस चलेगा नहीं, इस वजह से वो निवेश नहीं करते हैं। इसका मतलब जो निवेश है वो ब्याज की दर से ज़्यादा किस पर निर्भर करता है कि पूंजी की सीमांत दक्षता के बारे में और भविष्य के लाभ के बारे में जो बिजनेसमैन है उनकी एक्सपेक्टेशंस या अपेक्षाएँ कैसी हैं। इसी तरह बचत शायद ही कभी ब्याज के लोचदार होती है, यानी कि ब्याज के ऊपर बचत निर्भर नहीं करती है। ब्याज की दर में वृद्धि के बिना भी लोग बचत कर सकते हैं और ब्याज की दर शून्य होने पर भी बचत कर सकते हैं। वास्तव में ब्याज की दर से बचत आय के स्तर से अधिक प्रभावित होती है। तो यहाँ ये कहना है कि जो बचत है वो ब्याज की दर पर